टॉप ब्यूरोक्रेटिक पोस्ट जो होती है ना, उनके अपॉइंटमेंट्स को हैंडल करती है ये कमेटी। तो ये आपकी परमानेंट नहीं। अपने उन क्वेश्चंस की तरफ जो मैंने फ्रेम किए थे चैप्टर नंबर 19 में, ये रहे। तो ये क्वेश्चंस थे, इनको देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, मतलब की कोई ज़रूरत नहीं है, रेयरली कुछ पूछा जाता है, IQs भी मिले, इनको देख लेते हैं। तो ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसी चैप्टर से। मैं चैप्टर कवर भी नहीं करने वाली थी, बट जैसे अभी रिसेंटली AI काफ़ी चल रहा है, तो डीप फेक वीडियोस काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही हैं, फेक कंटेंट, फॉल्स न्यूज़। ये जो बॉडी है ना, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब क्या है? मैंने आपको लास्ट चैप्टर जब हमने कवर किया था, मैंने क्या बताया था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का ही पार्ट होते हैं। कैबिनेट क्वेश्चंस हैं, इनको आपको परफॉर्म करने हैं, इनका आंसर मुझे आपको कॉमेंट सेक्शन में देना है, जिसका सही होगा मैं। हाय एवरीवन, तो आज हम अपनी पॉलिटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं, जो कि है चैप्टर नंबर 21, कैबिनेट कमिटीज़। इससे पहले हम लोग 20 चैप्टर्स तक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इन केस अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पूरी पॉलिटी की प्लेलिस्ट का। और अगर आप लोग पॉलिटी के साथ साथ इकोनॉमी भी पढ़ना चाहते हो तो वो लेक्चर्स भी अपलोडेड है इसी चैनल पे, इनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही मैं आई बटन पे भी मेंशन कर दूंगी, आपको डिस्क्रिप्शन में दोनों ही पॉलिटी की प्लेलिस्ट और इकोनॉमी की प्लेलिस्ट, इन दोनों का ही लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं फाइनली ये चैप्टर आज का हमारा। तो आज का चैप्टर करने से पहले मैंने आपको लास्ट चैप्टर जब हमने कवर किया था, मैंने क्या बताया था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का ही पार्ट होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, राइट। तो कैबिनेट को हम लोग हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी कंसीडर कर सकते हैं। अब कैबिनेट का काम होता है जो भी मुद्दे चल रहे हैं करंट में, जो भी प्रेजेंट में हैं, जो फ्यूचर में आने वाले हैं, जैसे अभी रिसेंटली AI काफ़ी चल रहा है, तो डीप फेक वीडियोस काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही हैं, फेक कंटेंट, फॉल्स न्यूज़, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट का काम है इन पर रेगुलेशंस लगाना, रूल्स लेके आना। तो सिमिलरली अब फ्यूचर में क्या होने वाला है, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, इस चीज़ को लेके जो इनका काम है पूरी अथॉरिटी का, लॉ बनाने का, राइट, उनको रेगुलेट करने का। अब दो चीज़ें हैं, जैसे देखो इंडिया एज अ नेशन की अगर मैं बात करूं तो इट इज़ इम्पॉसिबल है, राइट, किसी एक इंसान के लिए या किसी एक बॉडी के लिए भी इतने सारे मैटर्स पे रूल्स बनाना। प्लस हम ये भी नहीं कह सकते कि किसी एक इंसान को सारी ही चीज़ों के बारे में नॉलेज हो। फॉर एग्जाम्पल AI रिलेटेड नॉलेज हो सकता है किसी, मतलब सबके पास ना हो, किसी किसी के पास ही हो, राइट। तो अब ये कैबिनेट कमिटीज़ यहाँ पे ये रोल प्ले करती है। इनका काम क्या है कैबिनेट कमिटीज़ का? तो ये क्या करती है ना, इनको ना किसी एक स्पेसिफिक टारगेट को अचीव करने के लिए बनाया जाता है, किसी एक स्पेसिफिक मुद्दे पे ही डिस्कशन करने के लिए, उस पर रूल्स बनाने के लिए, रेगुलेट करने के लिए उसको, इन कमिटीज़ को बनाया जाता है। ठीक है, अब ये कमिटीज़ जो है ना, इनमें वो मेंबर्स होते हैं जिनको उस फील्ड के बारे में स्पेसिफिक नॉलेज हो। अगर मैं फाइनेंस से रिलेटेड कोई लॉ चाहती हूँ बनाना, या फाइनेंस रिलेटेड कोई डिस्कशन है जिसके लिए कमेटी बनाना नेसेसरी है, अब फाइनेंस रिलेटेड कमेटी अगर बनेगी तो उसके मेंबर्स कौन होंगे? ऑब्वियसली वही लोग होंगे जिनको उस फील्ड के रिगार्डिंग कोई ना कोई नॉलेज हो, किसी तरीके का एक्सपीरियंस रहा हो, काम किया हो उन्होंने पास्ट में, उनकी एजुकेशन रही हो इस फील्ड में, कुछ भी। तो बेसिकली अगर मैं कोई कमेटी बना रही हूँ किसी एक स्पेसिफिक मुद्दे को टैकल करने के लिए, तो उस मुद्दे के रिगार्डिंग जिसको भी नॉलेज होगी वही मिनिस्टर्स होंगे जो इसका पार्ट बनेंगे कैबिनेट कमिटीज़ का। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो। अब कैबिनेट कमिटीज़ इनको बनाता कौन है? तो इनको हमारे प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। और ये जो बॉडी है ना, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब क्या है? देखो हर चीज़ हमारे यहाँ, जो भी हम पॉलिटी में अभी आप पढ़ रहे हो लक्ष्मीकांत, आपने एक चीज़ देखी है, हर चीज़ हमारे यहाँ जो भी अथॉरिटी लेती है वो कॉन्स्टिट्यूशन से ही लेती है। कोई भी चीज़ है उसकी पावर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, राइट। कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के को फॉलो करके ही कर रहे हैं। सिमिलरली ये जो बॉडी है ना, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कहने का मतलब ये है कि ये बॉडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी हुई है। इसको हम अपनी कन्वीनियंस के लिए, जो भी मैटर आसपास चल रहे हैं जिसके लिए हमें लगता है कि नहीं, एक कमेटी बना के लोगों का सलाह मशवरा लेना चाहिए कि किस तरीके से इस पर्टिकुलर किसी भी डिस्कशन को आगे ले जाया जा सके। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए कैबिनेट कमिटीज़ को फॉर्म किया जाता है। अब मैंने आपको बताया कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब क्या है? कि ये कमेटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी हुई है। ठीक है, दूसरी बात, ये जो कमेटी है हमारी कैबिनेट कमिटीज़, ये छोटे ग्रुप्स होते हैं जो मिनिस्टर्स का वर्कलोड कम करने और डिसीजन मेकिंग को एफिशिएंट बनाने के लिए इनको बनाया जाता है। ठीक है, अब एक चीज़ आपने समझ लिया कि ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, वर्कलोड कम करने के लिए बनाया जाता है, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए बनाया जाता है। और एक चीज़ ये है कि ये जब एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है ये बॉडी, तो ये अपनी पावर्स, अथॉरिटी कहाँ से लेती है? तो ये अपनी पावर्स, अपनी अथॉरिटी कैबिनेट के फंक्शनिंग से लेती है। कैबिनेट का काम है
कि किसी भी मुद्दे के रिगार्डिंग लॉ बनाना, तो इस कमेटी को इसीलिए बनाया जा रहा है कि किसी एक स्पेसिफिक मुद्दे को टैकल करने के लिए। समझ में आया? इसी वजह से इस बॉडी को हम लोग फॉर्म करते हैं। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो। अब ये कमेटी भी दो तरीके की है। एक है हमारे पास एडहॉक कमेटी, जो कि टेम्पररी कमेटी है, जिसको कोई अगर टेम्पररी कोई चीज़ है, मतलब इस कमेटी को फॉर्म करने के बाद जब इस कमेटी का काम खत्म हो गया है तो ये कमेटी भी खत्म हो गई है, बस। दूसरी होती है स्टैंडिंग कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी परमानेंट नेचर की होती है, जैसे कि हमारे पार्लियामेंट में जैसे पार्लियामेंट अफेयर्स हैं या कोई भी ऐसा काम है जो हमें पता है कि ये काम तो डेली हो रहा है, डे टू डे लाइफ का पार्ट है ये, तो वो कमेटीज़ परमानेंट कमेटीज़ होती है कि उनका काम ही है इसी चीज़ को लेके क्या कहते हैं चलते रहना, इसी काम को करते रहना। तो इसी वजह से इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। इनको फॉर्म कौन करता है? इनको हमारे प्राइम मिनिस्टर जी फॉर्म करते हैं। और हमारे यहाँ ना काफ़ी सारी ऐसी मेजर कमिटीज़ हैं, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ, अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट, टॉप ब्यूरोक्रेटिक पोस्ट जो होती है ना उनके अपॉइंटमेंट्स को हैंडल करती है ये कमेटी। तो ये आपकी परमानेंट नेचर की कमेटी होगी। किसी आईएएस ऑफिसर को कौन सा कैडर मिलेगा, किसका टर्म पीरियड पूरा हो गया है, टर्म पीरियड पूरा होने के बाद भी जैसे जिनका रिटायरमेंट हो गया है ना, उसके बाद भी उनको किसी स्पेसिफिक कमेटी का मेंबर बनाया जा सकता है, किसी स्पेसिफिक मिनिस्टर्स की पोस्ट पे उनको बिठाया जा सकता है उनके एक्सपीरियंस को लेकर। ठीक है, ये जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगी ये चीज़ और डिटेल में कि कैसे किसी का टर्म पीरियड पूरा होने के बाद भी कुछ ऐसे काम होते हैं जो सीनियर मोस्ट पोजीशन पे जो लोग होते हैं ना, जो रिटायर हो चुके हैं अपनी सर्विस से, वो लोग हैंडल करते हैं वो चीज़ें। तो उनका पार्ट बनाना, ये इनमें भी ब्यूरोक्रेट्स ही होते हैं मेजरली। इसके बाद क्या है, तो ये कमेटी किस तरीके की होगी? आपकी परमानेंट नेचर की कमेटी होगी, तो ये स्टैंडिंग कमेटी हो गई। ठीक है, तो सिमिलरली ना थोड़ा आप लोग कॉमन सेंस का यूज़ करना है कि कौन सी ऐसी कमेटी है जिसका काम परमानेंट नेचर का होगा, किसका नहीं होगा परमानेंट नेचर का। ठीक है, इन केस अगर फ्यूचर में ऐसे ऑप्शंस आ जाते हैं ना कि कौन सी परमानेंट कमेटी है कौन सी नहीं है, और आपको इन केस अगर याद नहीं है वो कमेटीज़ के नाम, तो वैसे तो ये जो चैप्टर है ना बहुत मतलब ऐसा चैप्टर है कि आप ये लेक्चर सुन लो और रीड कर लो 1 से 2 बार, दैट इज़ इनफ, क्योंकि ये चैप्टर ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। हार्डली 1-2 क्वेश्चंस होंगे जो 4-5 साल में एक बार आ गया होगा, तो इसी वजह से, बट इसको छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि क्या पता आपके टाइम में ही आ जाए इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन और आपने प्रिपेयर ना किया हो, तो फिर ऐसा भी हो सकता है। इस वजह से इस चैप्टर को 1 से 2 बार आप रीड ज़रूर कर लेना, इन्फॉर्मेशन ज़रूर रखना कि इस चैप्टर में है क्या, बाकी इतना इन डेप्थ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, रेयरली कुछ पूछा जाता है इस चैप्टर से। ठीक है, अब तो मैंने आपको कमिटीज़ का बता दिया। अब ज़्यादातर कमिटीज़ के जो हेड होते हैं ना वो प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। और एक चीज़, अगर प्राइम मिनिस्टर किसी कमेटी के मेंबर हैं तो वो उस कमेटी के चेयरमैन भी हैं। ये चीज़ आपको बाय डिफ़ॉल्ट याद रख लो। अगर प्राइम मिनिस्टर किसी भी कमेटी के मेंबर हैं तो वो उस कमेटी के चेयरमैन भी हैं, और अगर प्राइम मिनिस्टर किसी कमेटी के मेंबर नहीं है तब तो वो चेयरमैन है ही नहीं उस कमेटी के। ठीक है, बस सिंपल सी बात है। तो ज़्यादातर कमेटीज़ के हेड कौन है? हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। सिर्फ पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी को होम मिनिस्टर लीड करते हैं, यानी कि सिर्फ पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी जो कमेटी है ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी, इनका जो चेयरमैन है वो कौन है? हमारे होम मिनिस्टर हैं। और ये कमेटीज़ डिटेल में डिस्कशन करती है बिफोर फाइनल कैबिनेट अप्रूवल, पूरा इसके अकॉर्डिंग इनका पूरा प्रोसीजर जो है वो काम करता है। अब कैबिनेट कमेटीज़ डिसीजन मेकिंग को फास्ट और एफिशिएंट बनाती है, जैसे मैंने आपको बताया, गवर्नेंस में स्पेशलाइजेशन बढ़ाती है, और एग्जीक्यूटिव का काम स्मूथ चलाने में ये लोग क्या करती हैं? हेल्प करती हैं। बस इतना ही आपके लिए जानना ज़रूरी था। इसके बाद इसको एक बार रीड कर लेते हैं। पहला क्या है? फीचर्स ऑफ कैबिनेट। तो इसमें आप लोग यही पढ़ोगे कि ये क्या है। एक तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, लेकिन ये इनको हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए बनाया है ताकि इनका हमारा जो काम हो, हम पे जो वर्कलोड हो, उसको कम किया जा सके। दूसरी चीज़, अब ये 2 तरीके की है, स्टैंडिंग है, एडहॉक है, ये मैंने आपको बता दिया। स्टैंडिंग आपकी परमानेंट होती है नेचर में, एडहॉक आपकी टेम्प्रेरी होती है नेचर में। इनको फॉर्म कौन करता है? इनको हमारे प्राइम मिनिस्टर टाइम टू टाइम फॉर्म करते हैं। और ये जो है ना, जिस भी कमेटी के मेंबर हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे ना, वो तो उसके चेयरमैन होंगे, ये तो आपको पता ही है। और अगर कोई कमेटी हमारे प्राइम मिनिस्टर फॉर्म कर रहे हैं ना, तो उसमें कितने मेंबर्स होंगे, कौन से मेंबर्स होंगे, किनको इंक्लूड करना है, किनको एक्सक्लूड करना है, ये सारा ही काम हमारे प्राइम मिनिस्टर का ही डिसाइड करने का। तो कमेटी में मेंबर्स से लेके उनका नोमेनक्लेचर, उनका ये सब कुछ जो चीज़ें हैं ना, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करते हैं। और ये टाइम टू टाइम वेरी कर सकता है, अलग अलग भी हो सकता है किसी कमेटी में 3 मेंबर हो, किसी में 10 मेंबर हो। तो इस तरीके से ये जो चीज़ें हैं ना, ये काम करती हैं। ठीक है, उसके बाद ज़्यादातर 3 से लेकर 8 ही मेंबर्स होते हैं। 3 to 8 ही मेंबर्स हैं, मैक्सिमम 8, मिनिमम 3। बहुत रेयरली होगा जो 10 मेंबर्स तक पहुंचेगी कोई कमेटी, बट इसका जो जनरली है वो 3 से 8 ही मेंबर्स होते हैं किसी भी कमेटी के अंदर। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बता दिया प्राइम मिनिस्टर इनको बनाते हैं। और इसमें ना ज़्यादातर ना इन जो कमेटी बनती है ना, कैबिनेट कमेटी, जिसमें ज़्यादातर कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते हैं ना, जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का पार्ट थे, वही लोग इसके मेंबर्स होते हैं कैबिनेट कमेटीज़ के ज़्यादातर। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई अगर कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है तो उसको कैबिनेट कमेटी का
पार्ट नहीं बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है रेयरली, बट ऐसा नहीं है कि नहीं बनाया जा सकता, उनको डिबार्ड नहीं किया गया, उनको भी हम लोग बना सकते हैं मेंबर, ठीक है, ये चीज़ है। इसके बाद ये मैंने आपको बता दिया मेंबरशिप का। और ये जो चीज़ें हैं ना, इसमें ज़रूरी नहीं है कि जो मिनिस्टर्स है ना किसी एक सब्जेक्ट के वही इसका पार्ट हो। जो जैसे कि मान लो जैसे कोई हेल्थ मिनिस्टर है, तो ज़रूरी नहीं है कि कैबिनेट कमेटी का पार्ट हेल्थ मिनिस्टर या कोई स्पेसिफिक पोजीशन पे जो मिनिस्टर है ना वही इसका पार्ट बनेंगे। समझ में आ गया? कोई भी जनरली इसका पार्ट बन सकता है, ये है। दूसरी चीज़, मोस्टली हेडेड होते हैं किससे? प्राइम मिनिस्टर से, बट ज़्यादातर में अगर किसी ग्रुप के मेंबर हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं है तब तो उसके चेयरमैन नहीं है वो, बट अगर किसी ग्रुप के हैं प्राइम मिनिस्टर पार्ट तो उसके चेयरमैन कौन होंगे? हमारे प्राइम मिनिस्टर ही होंगे। और इसका कमेटी का काम जो है ना, करंट इश्यूज़ को सॉल्व करना, पॉलिसीज़ को बनाना, अगर कोई प्रपोजल आया है किसी मिनिस्टर के द्वारा तो उस प्रपोजल पे पूरा अपना विचार विमर्श करना, पूरा क्या करना है इस चीज़ को लेके, वो चीज़ें आगे ले जाना, तो ये सारी चीज़ें हैं। और बेसिकली ये जो है ना, ये टाइम टू टाइम हम लोग बनाते रहते हैं किसी भी स्पेसिफिक मुद्दे पे डिस्कशन करने के लिए, दैट इज़ इट, इतना ही काम है इनका। इसके बाद आप लोग बुक में देखोगे कैबिनेट कमिटीज़ के बारे में, देख लेना आप लोग कि 1994 में कैबिनेट कमिटीज़ को बनाया गया था, तब 13 कैबिनेट कमिटीज़ थी, प्रेजेंट में कितनी है, ये सारी चीज़ें आप लोग बुक से पढ़ लेना, लिस्ट ऑफ कैबिनेट कमिटीज़, वहाँ पे कमिटीज़ के नाम भी लिखे हुए हैं, वो चीज़ कवर कर लेना आप लोग बुक से, ठीक है। अब इसका फीचर्स देख लेते हैं फटाफट। तो ये क्या है? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, 2 टाइप्स की होती है, स्टैंडिंग होती है, एडहॉक होती है, सेटअप बाय प्राइम मिनिस्टर, देयर मेंबरशिप वेरीज फ्रॉम 3 to 8, दे यूजुअली इंक्लूड ओनली कैबिनेट मिनिस्टर, हाउएवर द नॉन कैबिनेट मिनिस्टर आर नॉट डिबार्ड फ्रॉम देयर मेंबरशिप, दे नॉट ओनली इंक्लूड द मिनिस्टर्स इन चार्ज ऑफ सब्जेक्ट्स कवर्ड बाय देम बट ऑल्सो इंक्लूड अदर सीनियर मिनिस्टर्स, यानी कि अदर सीनियर मिनिस्टर्स को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। मोस्टली हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, समटाइम्स अदर कैबिनेट मिनिस्टर पर्टिकुलरली द होम मिनिस्टर और द फाइनेंस मिनिस्टर ऑल्सो एक्ट एज द चेयरमैन, बट इन केस द प्राइम मिनिस्टर इज अ मेंबर ऑफ कमिटी ही इनवेरिएबली प्रिसाइड्स ओवर इट। समझ में आ गया? इसके बाद दे नॉट ओनली सॉट इश्यूज एंड फॉर्मुलेट प्रपोजल्स फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द कैबिनेट बट ऑल्सो टेक डिसीजंस, हाउएवर द कैबिनेट कैन रिव्यू देयर डिसीजंस, दे आर ऑर्गेनाइजेशनल डिवाइस टू रिड्यूस द इनॉर्मस वर्कलोड ऑफ द कैबिनेट, दे ऑल्सो फैसिलिटेट इन डेप्थ एग्जामिनेशन ऑफ पॉलिसी इश्यूज एंड इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन। साथ ही दे आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर एंड इफेक्टिव डेलीगेशन। इसका मतलब क्या है? अगर काम बहुत ज़्यादा है तो उसको क्या कर दो? डिवाइड कर दो, बस इसी चीज़ पे बेस्ड है। इसके बाद लिस्ट ऑफ कैबिनेट कमिटीज़, ये आप लोग बुक से पढ़ लेना। देन हमारे पास कुछ इसके फंक्शन है कैबिनेट कमिटीज़ के, इसको देख लेते हैं। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी डील्स विद ऑल द पॉलिसी मैटर्स पर्टेनिंग टू डोमेस्टिक एंड फॉरेन अफेयर्स। द इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी डायरेक्ट्स एंड कोऑर्डिनेट द गवर्नमेंट एक्टिविटीज इन द इकोनॉमिक स्फेयर। अपॉइंटमेंट्स कमेटी डिसाइड्स ऑल हायर लेवल अपॉइंटमेंट्स इन द सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, पब्लिक एंटरप्राइजेस, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी लुक्स आफ्टर द प्रोग्रेस ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस इन द पार्लियामेंट। तो ये इंपॉर्टेंट लगा मुझे, इसलिए मैंने इसमें मेंशन कर दिया। द फर्स्ट 3 कमिटी आर चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर एंड द लास्ट वन बाय द होम मिनिस्टर। इसको कौन चेयर करते हैं? होम मिनिस्टर। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, इसी वजह से इसको स्पेसिफिकली इनको याद कर लेना आप लोग। Then, of the all cabinet committee is the most powerful is the political affair committee, often described as the super committee। ये भी आपसे 1 लाइन में पूछा जा सकता है, तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप 1 से 2 रीडिंग लगाना इस चैप्टर की, इट इज़ मोर देन इनफ। मैं चैप्टर कवर भी नहीं करने वाली थी, बट ये क्योंकि बहुत सिंपल चैप्टर है, 1 रीडिंग में आपको समझ आ जाएगा, बट क्योंकि हम सारे चैप्टर्स कवर कर रहे हैं तो मैंने सोचा कर देते हैं कवर। और अगर आपको याद हो चैप्टर 19 जब मैंने आपको प्राइम मिनिस्टर वाला चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने उसमें कुछ क्वेश्चंस इंक्लूड किए थे, तो मैंने सोचा चैप्टर बहुत छोटा रहने वाला है तो इसी सेशन में उन क्वेश्चंस को भी कंप्लीट करा देते हैं। तो चलते हैं उनकी तरफ। पहले तो ये कुछ, अच्छा हाँ, इन पे मुझे कुछ PYQs भी मिले, इनको देख लेते हैं। तो ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसी चैप्टर से। स्टेटमेंट 1, कैबिनेट कमेटी आर नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये एकदम सही है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है लिखा हुआ। कैबिनेट कमिटीज आर सेटअप बाय द प्राइम मिनिस्टर अकॉर्डिंग टू द एग्जिजेंसी ऑफ द टाइम एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिचुएशन। ये एकदम ठीक है, जो भी टाइम सिचुएशन, जो भी करंट सिनेरियो है उसको लेके उनको बनाया जाता है। Third, if the prime minister is the member of committee, he may not necessarily be the chairman of the committee। Absolutely false statement है ये, क्योंकि वो होंगे ही होंगे चेयरमैन जिस कमेटी के मेंबर है हमारे प्राइम मिनिस्टर। देन पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी इज चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। नहीं, ये गलत है, ठीक है। तो अभी हमने क्या देख लिया? स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट ऑप्शंस। तो फिर ऑप्शन नंबर 4, स्टेटमेंट 1 and 2 आर द करेक्ट, बट 3 and 4 आर द फॉल्स स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू कैबिनेट कमिटीज इन इंडियन पॉलिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स।
ऑल द कैबिनेट कमिटीज़ आर चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर। आप मुझे बताओ क्या सारी कैबिनेट कमिटीज़ प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं? नहीं। करेंटली देयर आर 24 कैबिनेट कमिटीज़ फंक्शनिंग इन द इंडिया। ये गलत स्टेटमेंट है, 24 नहीं है, एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं है, आप लोग बुक से देख लेना, पर 24 इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। नाउ नो कैबिनेट कमिटीज़ कैन टेक एनी बाइंडिंग डिसीजंस ऑन एनी मिनिस्टर्स डिपार्टमेंट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द फुल कैबिनेट। अब इसमें से ना जो सही स्टेटमेंट है ना, मैं आपको बताती हूँ, ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया और ये भी आपका गलत है, क्योंकि ये क्या कह रहा है, नो कैबिनेट कमिटीज़ कैन टेक एनी बाइंडिंग डिसीजंस ऑन एनी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द फुल कैबिनेट। ये गलत है। जिस भी कमेटी का कोई भी बात, जैसे कि कोई एक स्पेसिफिक कमेटी बनी हुई है, उस कमेटी ने कुछ डिस्कशन किया और उस चीज़ को अप्रूव कर दिया, तो वो चीज़ अप्रूव हो जाती है ऑटोमेटिकली, क्योंकि उस कमेटी को बनाया ही उसी फंक्शन के लिए था। अब ऐसा नहीं कि कैबिनेट कमेटी ने कुछ एक मुद्दा अप्रूव कर दिया है, फिर वापस वो कैबिनेट में जा रहा है, कैबिनेट ने रिजेक्ट कर दिया है, तो वो चीज़ आगे नहीं बढ़ेगी। नहीं, कमेटी को हमने बनाया क्यों है? इसी मैटर पर डिस्कस करने के लिए बनाया है ना, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये सही है। नाउ ये कुछ होमवर्क क्वेश्चंस हैं, इनको आपको परफॉर्म करने हैं, इनका आंसर मुझे आपको कमेंट सेक्शन में देना है, जिसका सही होगा मैं पिन कर दूंगी। ये कैबिनेट कमेटी से रिलेटेड ही है, ज़्यादा टफ नहीं है, आप इसको सॉल्व करना। अगर ये आप लोग कर पाते हो तो ये चैप्टर आपका हो चुका है एक तरीके से डन। इस यानी कि चैप्टर से आप कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको अटेम्प्ट कर लोगे। देखते हैं इनको। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कैबिनेट कमेटी इन इंडिया। कैबिनेट कमेटी आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एज दे आर नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये पता ही है आपको ये स्टेटमेंट। द प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ ऑल कैबिनेट कमेटी एक्सेप्ट द कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशन। ये मुझे आप लोग बताना। Then the composition of the cabinet committee is entirely fixed and cannot be altered by the prime minister। ये भी मुझे आप लोग बताना। तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में बताना। Then with reference to the cabinet committee on security, consider the following statement. It is the highest decision making body in India concerning national security and defense matters. It consists only of members from the Ministry of Defense, Ministry of Home Affairs and Ministry of External Affairs। ठीक है। It has authority to make final decisions on India's nuclear posture। अब इसका आंसर मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में देना। अगर ये आपको बुक में नहीं मिलता है, गूगल करना, थोड़ा सा सर्च करना, पता लग जाएगा आपको। Then which of the following cabinet committee in India is primarily responsible for approving disinvestment decision in public sector enterprises। ये क्वेश्चन शायद आपको बुक में ना मिले, इसको थोड़ा सा अपनी तरफ से रिव्यू करना, सर्च करना, देन इसका आंसर मुझे आप बताना। Then consider the following statements regarding the cabinet committee on पार्लियामेंट्री अफेयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप लोग करना है, इनमें से मुझे बताना कौन से स्टेटमेंट सही है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स इज करेक्ट। अब इसका आंसर भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो ये 5 क्वेश्चन है, इनका आंसर कोशिश करना, इनको ट्राई करने का, इनको अटेम्प्ट करने का, ठीक है। अब चलते हैं अपने उन क्वेश्चंस की तरफ जो मैंने फ्रेम किए थे चैप्टर नंबर 19 में, ये रहे। तो ये क्वेश्चंस थे, इनको देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, ये मज़ा आएगा, क्योंकि आप लोगों ने जितना भी पढ़ लिया है ना अभी तक, एक तरीके से आप लोगों का क्या होगा, रिवीजन ही होगा और आप लोगों को समझ में आएगा कि आप एटलीस्ट अपनी प्रिपरेशन में कहाँ स्टैंड करते हो, अभी कितना आपने कर लिया है, कितना आपको करने की ज़रूरत है। कोशिश करना मेरे आंसर देने से पहले आप लोग आंसर देना, क्वेश्चन रीड कर लेना एंड देन खुद आंसर देना, देन मैच करना कि सही है कि नहीं है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं इसको फटाफट से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अगर आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ये स्टेटमेंट जो है ना एकदम सही है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ही ऑल इंडिया फेडरेशन का क्या हुआ था, स्टैब्लिशमेंट हुआ था। ऑल इंडिया फेडरेशन का मतलब क्या था, तो ऑल इंडिया फेडरेशन का मतलब था कि सारे ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स को एक साथ एक फेडरल स्ट्रक्चर में लाना, ठीक है। तो ये लेकिन पूरा सक्सेसफुल हो नहीं पाया था क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स ने ज्वाइन नहीं किया था, बट दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। देन द एक्ट इंट्रोड्यूस्ड बाई कैमरल लेजिस्लेचर एट प्रोविंशियल लेवल। अब ये जो स्टेटमेंट है ना आपका, ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि बाई कैमरल लेजिस्लेचर आया ज़रूर था, लेकिन हमारे पास 11 प्रोविंसेस थे, 11 में से 6 प्रोविंसेस में खाली वो आया था, सब में नहीं आ पाया था, ठीक है। तो ये आपका गलत है। देन द गवर्नर रिटेन्ड ओवरराइडिंग पावर्स इवन इन द मैटर ट्रांसफर टू इंडियन मिनिस्टर्स। अब ये जो स्टेटमेंट है ना आपका, ये एकदम ठीक है, क्योंकि 1935 वाला जो ये एक्ट है
ना, इसने क्या इंट्रोड्यूस किया था, डायरार्की इंट्रोड्यूस किया था प्रोविंशियल लेवल पे, जहाँ पे कुछ सब्जेक्ट रिजर्व थे गवर्नर के डायरेक्ट कंट्रोल के लिए और अदर सब्जेक्ट्स जो है ट्रांसफर्ड थे इंडियन मिनिस्टर्स के लिए, ठीक है। तो ओवरराइडिंग पावर का मतलब क्या हो गया, तो ओवरराइडिंग पावर का मतलब है कि गवर्नर के पास अभी भी फाइनल डिसीजंस लेने की शक्ति है, इवन इन द ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट नर उसके पास क्या है, पावर है पूरा वो सॉल्व करने के लिए। तो गवर्नर के पास स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जिसकी वजह से वो मिनिस्टर्स के डिसीजंस को ओवरराइड कर सकता था। तो ये जो स्टेटमेंट है ना आपका, ये स्टेटमेंट एकदम सही है। तो आपको पता चल गया सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, बाकी दोनों स्टेटमेंट क्या है ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा एब्सोल्युटली करेक्ट। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड देयर चेयरपर्सन। मैंने जब आपको ये चैप्टर पढ़ाया था ना, तब भी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि ये जो कमिटीज़ और इनके जो चेयरपर्सन है ना, इनके नाम आप लोग याद कर लो, और क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने आपको उस टाइम भी कहा था। तो यूनियन पावर कमेटी, इसके चेयरमैन कौन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके चेयरमैन नहीं थे। कौन थे इसके चेयरमैन, जवाहरलाल नेहरू जी। तो ये हमारा एकदम गलत हो जाएगा, सॉरी। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, आप बताओ प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के कौन थे, ये एकदम सही है, सरदार पटेल। देन थर्ड, फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी, इनके कौन थे, फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी जे.बी. कृपालिनी। ये आई थिंक आपको पता नहीं, ये शायद बुक में नहीं था लिखा हुआ, बट ये चीज़ जो है ना, मैंने आपका किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखा था, इसी वजह से मैंने इसको इसमें इंक्लूड कर दिया था। आई एम नॉट श्योर अबाउट बुक में है कि नहीं लिखा हुआ, बट ये आप लोग याद कर लेना, इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन थर्ड क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन इसके रिगार्डिंग देखते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था, तब भी मैंने आपको बताया था, कुछ केसेस थे हमने वहाँ पे डिस्कस किए थे। द डॉक्ट्राइन वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन गोलकनाथ केस 1967। अब आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये जो स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट गलत है। मैं आपको क्यों बताती हूँ, देखो गोलकनाथ जो केस था ना, उसने डिस्कस किया था फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने के लिए, ठीक है, लेकिन उस केस ने ना एक्सप्लिसिटली हमारा बेसिक स्ट्रक्चर नहीं लिखा हुआ था। उस केस में फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग बात हुई थी। ये जो टर्म है ना बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, ये पहली बार जो आया था केशव नंदा भारती केस के टाइम में इस टर्म को एक्सप्लिसिटली यूज़ किया गया था। तो ये चीज़ हमारी गलत हो जाएगी। इट रेस्ट्रिक्ट्स द पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये एकदम सही है। क्या करता है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, अगर पार्लियामेंट के पास पार्लियामेंट का बस चलेगा ना, तो पार्लियामेंट पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को ही अमेंड कर देगी। तो पार्लियामेंट की पावर्स पर लिमिट लगाता है ये, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। The Supreme Court has listed all elements that constitute the basic structure in the केशव नंदा भारती केस। अब ये स्टेटमेंट आपका गलत है। क्यों गलत है मैं आपको बताती हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी भी सारे वो मैटर्स नहीं बताए हैं जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। वो टाइम टू टाइम जब पार्लियामेंट अमेंड करता है ना, लेके जाता है, वो कोर्ट में बात चलती है, तो हमारे जजेस बताते हैं कि नहीं भाई ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। बट बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट एग्जैक्टली है क्या, वो ग्राउंड्स किस ग्राउंड पे आप डिसाइड करते हो बेसिक स्ट्रक्चर, वो अभी भी लोगों को नहीं पता है। वो जजेस के ही हाथ में, सुप्रीम कोर्ट के हाथ में। तो एक्सप्लिसिटली सुप्रीम कोर्ट ने कभी ये बताया नहीं है। दूसरी चीज़, कभी ऐसी चीज़ें लिस्ट नहीं की है। वो टाइम टू टाइम हमें पता चलता रहता है केस टू केस कि अच्छा ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो ये जो थर्ड है ये आपका गलत हो जाएगा। तो हमारा आई थिंक सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट है जो सही था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फंडामेंटल राइट्स आर एब्सोल्यूट एंड कैन नॉट बी कर्टेल्ड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। तो हमें ये चीज़ पता है कि फंडामेंटल राइट्स जो है ना, दे आर नॉट एब्सोल्यूट, ठीक है। तो वो एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता है, बट फंडामेंटल राइट्स को चेंज किया जा सकता है। तो ये जो है ना, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। देन DPSP ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर नॉन जस्टिशिएबल एंड एक्ट एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल, ये एकदम सही है। DPSP हमारे नॉन जस्टिशिएबल है और एक तरीके से गाइडिंग प्रिंसिपल्स है, इंस्ट्रक्शंस है स्टेट्स के लिए। जब भी वो कोई पॉलिसी बनाए तो उनको DPSP को मद्देनजर रख के ही पॉलिसी बनानी चाहिए। तो ये स्टेटमेंट एकदम ठीक है हमारे पास। फर्स्ट गलत है। तो फर्स्ट कहाँ पर है, यहाँ हटा दो, यही ऑप्शन बचा। थर्ड देख लेते हैं। द पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स टू इम्प्लीमेंट DPSP एज पर सुप्रीम कोर्ट रूलिंग। ये स्टेटमेंट आपकी ठीक है, लेकिन ये स्टेटमेंट जो है ना विद सम लिमिटेशंस, यानी कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि फंडामेंटल राइट को वो अमेंड कर सकता है। बट अगर फंडामेंटल राइट के बेसिक जो इक्वालिटी वाला है, अगर उसको अमेंड करना चाहेगा तो उसको नहीं अमेंड कर सकता। तो अमेंड तो कर सकता है फंडामेंटल राइट्स को, बट विद सम लिमिटेशंस, ठीक है। और ये भी लिमिटेशंस ना सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम पार्लियामेंट को क्या करता रहता है, बताता रहता है। तो ये जो ऑप्शन है हमारा, ये ऑप्शन भी सही है। तो ए इज़ द राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द पार्लियामेंट हैज़ सोल अथॉरिटी टू ऑल्टर द स्टेट बाउंड्रीज। अब आर्टिकल नंबर 1, 2, 3 ये सब मैंने आपको समझाया था। तो आर्टिकल नंबर 3 में ये बताया हुआ है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो ये पावर देता है पार्लियामेंट को, एक्सक्लूसिवली ये पावर है कि नए स्टेट को ऑल्टर करना, स्टेट का एरिया, बाउंड्री, नेम, एग्जिस्टिंग स्टेट्स की, उनको चेंज करने का हक सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। तो पार्लियामेंट ही डिसाइड कर सकती है कि स्टेट की बाउंड्रीज चेंज करनी है या नहीं। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। इसके बाद सेकंड क्या है? स्टेट लेजिस्लेचर कंसेंट इज मैंडेटरी बिफोर ऑल्टरिंग इट बाउंड्रीज। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि जब मैंने आपको आर्टिकल समझाया था, ठीक है, ये चीज़ आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि प्रेसिडेंट जो है ना रेफर करते हैं ये प्रपोजल्स स्टेट लेजिस्लेचर को कि देखो हम आपके स्टेट के साथ ये चीज़ करने वाले हैं। लेकिन अगर स्टेट लेजिस्लेचर मना कर देता है कि नहीं आप नहीं कर सकते, तब भी पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि करेंगे। एक तरीके से ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है स्टेट्स को इन्फॉर्म करने के लिए। तो ये जो मैंडेटरी नहीं है ये, ठीक है, तो ये गलत है। देन गलत है सेकंड, तो हटाओ सेकंड। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास, ये वाला। थर्ड पढ़ लेते हैं, एनी न्यू स्टेट फॉर्मेशन रिक्वायर्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। नो, इट डज नॉट रिक्वायर अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। मैंने उस टाइम भी आपको समझाया था। तो ये आपका गलत है। ओनली ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देन है हमारे पास 6th क्वेश्चन, consider the following pairs regarding modes of losing Indian citizenship: renunciation, voluntarily surrender of citizenship; termination, citizenship automatically ceases if an individual voluntarily acquires another country's citizenship; deprivation, government stripes citizenship for certain offences। अब जब हम लोगों ने citizenship वाला चैप्टर भी पढ़ा था तभी मैंने आपको बताया था। तो renunciation का जो यहाँ मतलब है ना, voluntarily surrender of citizenship, ये एकदम सही मतलब है। renunciation का मतलब ये है कि आप अपनी मर्जी से इंडियन सिटीजनशिप छोड़ रहे हो। जब भी कोई इंडियन सिटीजन वॉलंटरीली किसी और कंट्री की सिटीजनशिप एक्सेप्ट करता है तो वो ऑफिशियली इंडियन सिटीजनशिप रीअनाउंस कर देता है, मतलब इंडियन सिटीजनशिप से गिव अप कर देता है, ठीक है। तो ये ठीक है। इसका टर्मिनेशन, टर्मिनेशन का मतलब भी यहाँ पे एकदम सही बताया हुआ है कि सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली सीजेस इफ एन इंडिविजुअली वॉलंटरीली एक्वायर्स अनदर सिटीजनशिप। अगर कोई इंसान, मैंने अगर किसी और कंट्री का पासपोर्ट अपना लिया है तो अपने मतलब इसके लिए कोई गवर्नमेंट मुझे नोटिफाई नहीं करेगी कि आप अब इंडिया के सिटीजन नहीं हो, या अलग से कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा, ठीक है। अगर मैंने द मोमेंट आई होल्ड द पासपोर्ट ना अनदर दूसरी कंट्री का, तो मैं इंडिया के सिटीजन में नहीं हूँ। तो ये स्टेटमेंट जो है आपका ये भी सही था, ये भी सही है। डेप्रीवेशन, गवर्नमेंट स्ट्राइप्स सिटीजनशिप फॉर सर्टेन ऑफेंसेस। अब डेप्रीवेशन का मतलब मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट आपकी सिटीजनशिप आपसे छीन सकती है, अब किसी भी रीज़न से छीन सकती है। अगर आपने देशद्रोह कुछ किया है, इंडिया के अगेंस्ट कुछ कहा है, कुछ ऐसी चीज़ें की है जो आपको नहीं करनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर आपने फ्रॉड तरीके से सिटीजनशिप अपनाई है या देश के खिलाफ आपने कोई काम कर दिया है तो गवर्नमेंट आपसे आपकी सिटीजनशिप छीन सकती है। तो तीनों ही स्टेटमेंट्स एकदम सही है, ऑल 3 पेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, President's rule, Article 356 can remain in effect for a maximum of 3 years with the parliamentary approval। अब अगर आप लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा है, जब मैंने आपको उस टाइम भी बताया था कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आता ही है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट रूल जो है ना 6 महीने के लिए लग सकता है, पर 6 महीने के लिए उसको हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। 3 साल से ज़्यादा के लिए, मतलब अगर लग रहा है 3 साल से ज़्यादा के लिए, तो पार्लियामेंट्री अप्रूवल हमें चाहिए। यूजुअली ऐसा होता नहीं है। तो ये जो चीज़ है ना, ये आपकी पार्शियली करेक्ट स्टेटमेंट है। फिलहाल इसको होल्ड पे रख के चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन सब्जेक्ट्स इन द स्टेट लिस्ट। ये भी सही है कि नेशनल इमरजेंसी के टाइम में पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के मैटर्स पे भी कानून बना सकती है। थर्ड, फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली गेट सस्पेंडेड ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी। अब मैंने ना आपको उस टाइम भी ये बताया था कि नेशनल इमरजेंसी के टाइम में फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जाता है, लेकिन आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट्स जो है ना आर्टिकल 19 में लिखा हुआ है वो तभी सस्पेंड हो सकता है अगर हमारा जो नेशनल इमरजेंसी है ना वो एक्सटर्नल एग्रेशन के उस पर लगा हुआ है। लेकिन अगर इंटरनल उस पर लगा हुआ है तो फिर आर्टिकल 19 को हम लोग सस्पेंड नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये गलत है स्टेटमेंट हमारी। थर्ड हटा दो हर जगह से, तो हमारे पास 1 और 2 बच गया, इज़ द राइट आंसर, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास, इन केस प्राइम मिनिस्टर डाइज वाइल इन ऑफिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। अगर प्राइम मिनिस्टर मर जाते हैं सडनली ऑफिस में तो क्या होता है? इसका मतलब यह ऑफिस में कि अगर सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट डायरेक्टली अपॉइंट्स अ न्यू प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। द रूलिंग पार्टी इलेक्ट्स अ न्यू लीडर हु इज देन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एज PM, ठीक है। इसके बाद द लोकसभा इज डिसॉल्व्ड ऑटोमेटिकली, द वाइस प्रेसिडेंट टेक ओवर एज द प्राइम मिनिस्टर। पहली बात तो ये स्टेटमेंट सेंस ही नहीं बना रही है बिल्कुल भी। वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का कोई लेना देना नहीं है।
लोकसभा भी डिसॉल्व नहीं होती। प्रेसिडेंट डायरेक्टली अपॉइंट्स अ न्यू प्राइम मिनिस्टर, डायरेक्टली अपॉइंट्स अ न्यू प्राइम मिनिस्टर, नो। अगर हमारे सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को कुछ हो जाता है तो लोकसभा फिर एक अपना नया लीडर इलेक्ट करती है और उसको ही हमारे प्रेसिडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं। बट इन सम स्पेशल केस सिनेरियो मैंने आपको समझाया हुआ है कि अगर नहीं बन पाता है कोई लीडर, मतलब अगर लोकसभा का, तो क्या होता है, किस तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल किया जाता है और कब प्रेसिडेंट अपनी डिस्क्रिप्शन को यूज़ करता है, ये मैंने आपको समझाया था। तो ये स्टेटमेंट जो है ना हमारा सिर्फ ऑप्शन बी इज़ द ओनली स्टेटमेंट विच इज़ करेक्ट, ठीक है। देन कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज इज द प्राइम मिनिस्टर नॉट अ पार्ट ऑफ। अब मुझे ना इसका आंसर पता है बट आप लोगों ने अभी वो पढ़ा है तो आप लोगों को शायद अभी ना पता हो, पर एक बार रीड करके इसका आंसर आप ही लोग मुझे बताना क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल ऑफ इंडिया। नाउ यू गाइज टेल मी, इज द स्टेटमेंट करेक्ट? ये बिल्कुल करेक्ट नहीं है क्योंकि डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होते हैं। द प्राइम मिनिस्टर एक्ट एज अ लिंक बिटवीन प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये एकदम ठीक है। प्राइम मिनिस्टर जो है एक तरीके से, मैंने आपको समझाया था कि मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात प्रेसिडेंट तक कन्वे करना, प्रेसिडेंट की बात काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तक कन्वे करना, ये काम हमारे प्राइम मिनिस्टर का है। सही है ये स्टेटमेंट हमारे पास गलत है ना, फर्स्ट हटाओ, यहाँ से भी, तो सेकंड तो सही है, थर्ड पे हमारा आंसर डिपेंडेंट है। द प्रेसिडेंट मस्ट अपॉइंट द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन द लोकसभा एज द प्राइम मिनिस्टर, ये तो एकदम सही है। जो लोकसभा के मेजॉरिटी पार्टी के जो भी लीडर होते हैं उनको हमारे जो प्रेसिडेंट है वो प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट कर देते हैं, दैट्स हाउ आवर प्राइम मिनिस्टर गॉट इलेक्टेड, तो ये एकदम सही है। तो हमारा सी इज़ द ओनली ऑप्शन विच इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अब आप लोगों ने अगर ये चीज़ पढ़ी है चार्टर एक्ट के बारे में तो आपको पता होगा, मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब ये स्टेटमेंट एकदम सही है। जो चार्टर एक्ट आया था ना 1833 में, उसने ये चेंज किया भी था कि जो गवर्नर जनरल का जो टाइटल था ना उसको चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया था और इस एक्ट ने बंगाल के गवर्नर जनरल को इंडिया का गवर्नर जनरल ही बना दिया था, राइट। तो ये जो है हमारा एकदम सही है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 अबॉलिश द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अब ये भी सही है, ये जो डुअल बन गया था बॉडी, ये मैंने आपको समझाया था उस टाइम में भी कि 1857 के रिवोल्ट के बाद इस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर जो है ना ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर कर दिया और बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को खत्म कर दिया था, ठीक है। तो ये एकदम सही है। Now, the Government of India Act 1990 introduced direct elections for the first time in India. This statement is incorrect. The Government of India Act 1990 ये जो आया था ना, इसको मॉन्टेग-चेल्सफॉर्म रिफॉर्म के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था डायरेक्ट इलेक्शन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन इंडिया। ऑल्सो द एक्ट ऑफ 1909 इंट्रोड्यूस इनडायरेक्ट इलेक्शंस। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 नेवर एग्जिस्टेड, ये एक्ट कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं था। उसके बाद है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 द इंट्रोड्यूस डायरेक्ट इलेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। ये एकदम सही है। जो ये एक्ट है इसको हम लोग मॉन्टेग-चेल्सफॉर्म रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। इस एक्ट ने इंट्रोड्यूस किया था डायरेक्ट इलेक्शन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन इंडिया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ऑल्सो द एक्ट ऑफ 1909 इंट्रोड्यूस इनडायरेक्ट इलेक्शंस, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये स्टेटमेंट जो है ना हमारा सही है। तो अब इसमें ना आपको पेयर्स बताना है। मैंने आपको सही गलत तो बता दिया, आप मुझे इसका आंसर बताना, ठीक है। Next, consider the following statements. The Constituent Assembly was formed based on the recommendation of the क्रिस्प मिशन। तो Constituent Assembly को क्रिस्प मिशन के उस पर बनाया गया था। ये स्टेटमेंट जो है ना एकदम गलत है, क्योंकि जो हमारा जो वो है ना क्या कहते हैं Constituent Assembly है ना, was formed based on the recommendation of the Cabinet Mission Plan of 1946। तो if I am not wrong 1946 ही था। तो कैबिनेट मिशन प्लान जो था 1946 उसके उस एक्ट से इसको बनाया गया था, क्रिस्प मिशन से नहीं बनाया गया था, ठीक है। इसके बाद द असेंबली वॉज नॉट अ सोवरेन बॉडी बट वर्कड अंडर द ब्रिटिश पार्लियामेंट सुपरविजन। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था ना वॉज अ सोवरेन बॉडी और इट वॉज फॉर्म्ड टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके बारे में भी हमने पढ़ा था और ये कभी भी ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर नहीं था, बल्कि ये खुद में ही एक सोवरेन बॉडी थी। तो ये गलत है स्टेटमेंट हमारे पास। तो सेकेंड हटाओ भाई, जहाँ जहाँ गलत है, ओनली थर्ड बचा है। The Constitution was adopted on 26 November 1949, but it came into effect on 26 January 1950। बच्चे को पता है, ये स्टेटमेंट एकदम सही है। Next, consider the following statement. The Indian Constitution establishes a parliamentary form of government at the both union and the state level। तो ये चीज़ आपको पता होगी, ये स्टेटमेंट एकदम ठीक है।
उसके बाद द कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट इन द वर्ल्ड, ये भी एकदम ठीक है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज़ लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड एज इट कैन नॉट बी अमेंडेड इजीली, ये एकदम गलत है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज़ नीदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल बट अ सिंथेसिस ऑफ बोथ, तो ये जो गलत स्टेटमेंट है इसको हटा लो, तो ये बचा ए ओनली, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन 14 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द प्रीएम्बल वाज अमेंडेड ओनली वंस बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये स्टेटमेंट एकदम गलत है क्योंकि प्रीएम्बल को 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से अमेंड किया गया था, तो 44th नहीं होगा यहाँ पे, तो ये गलत स्टेटमेंट हो गया, हटाओ इसको। तो हमारे पास ये दो बच गए, तो 2 इज़ करेक्ट। तो थर्ड देखते हैं, द प्रीएम्बल कैन नॉट बी यूज टू इंटरप्रेट एम्बिगुअस प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये जो स्टेटमेंट है ना ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, मैं आपको बताती हूँ क्यों। प्रीएम्बल को यूज़ कर सकते हैं अगर कॉन्स्टिट्यूशंस के प्रोविजंस क्लियर नहीं है तो प्रीएम्बल में जैसे हमारा सोशलिस्ट, सेक्युलर, सोवरेन लिखा हुआ है, तो इससे हमें आइडिया है कि हमारी कंट्री जो है सोवरेन कंट्री है, सेक्युलर कंट्री है। ऑल्दो जो प्रीएम्बल है ना वो एनफोर्सेबल नहीं है हमारे कोर्ट में, ये चीज़ हमको पता होनी चाहिए, तो ये स्टेटमेंट गलत है। थर्ड, ओनली सेकंड इज द राइट। सेकंड है क्या, द वर्ड्स सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर एडेड टू द प्रीएम्बल बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये एकदम सही स्टेटमेंट है। देन आता है 15th क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइजेज द प्रेसिडेंट टू ऑल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट इन 1956 वॉज कैरीड आउट बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक फैक्टर्स, ये आपको पता होना चाहिए कि ये ऐसा हुआ था, जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था ना तो 1956 में स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पे भी रीऑर्गेनाइज किया गया था। ऑल्दो पहले जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे वो काफ़ी इसके अगेंस्ट थे, जो लीडर्स थे हमारे उस टाइम के, क्योंकि उनको चाहिए था कि इंडिया को पहले ही बहुत डिवाइड कर दिया, अब डिवाइड ना करें, यूनिटी रखी जाए, बट ऐसा हो नहीं पाया, लोगों ने काफ़ी संघर्ष करने स्टार्ट कर दिए, तो ऐसा हो नहीं पाया, बट ये हुआ ज़रूर था। स्टेट को लिंग्विस्टिक फैक्टर के बेसिस पे हमने बनाया था। सेकेंड, आपको मुझे बताना है विच वॉज द फर्स्ट स्टेट जिसको हम लोगों ने लिंग्विस्टिक फैक्टर के बेसिस पे बनाया था, पहला स्टेट कौन सा था वो, तो ये सही है। अ न्यू स्टेट कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, अभी मैंने आपको बताया था, तो थर्ड हटा दो, हमारे पास ओनली 2 and 1 and 2 बच गया। तो स्टेटमेंट 1 क्या है, स्टेटमेंट 1 मैंने आपको बता दिया ये गलत स्टेटमेंट है, ये हमने अभी पढ़ा था कि पार्लियामेंट के पास ही पावर है, तो ओनली सेकेंड स्टेटमेंट इज द करेक्ट आंसर। देन कम 16th क्वेश्चन, इंडिया अलाउज डुअल सिटीजनशिप, नो, ये क्वेश्चन यही गलत हो गया, इंडिया डज नॉट अलाउ डुअल सिटीजनशिप, सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप है हमारे पास, तो ये स्टेटमेंट तो यही गलत हो गया, तो 1 हटा दो। अब 2 and 3 इज द राइट स्टेटमेंट। सेकंड देखते हैं, अ फॉरेनर कैन एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप थ्रू नेचुरलाइजेशन इफ़ दे हैव रिजाइडेड इन इंडिया फॉर 5 years। अब ये मुझे आप लोग बताना एग्जैक्टली 5 साल है कि 5 साल से ज़्यादा का टाइम पीरियड है, तो ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, क्वेश्चन नंबर 16। नाउ 17th क्वेश्चन, राइट टू इक्वालिटी इंक्लूड्स अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये हमको पता होना चाहिए, सही है ये। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अलाउज सिटीजन्स टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये स्टेटमेंट भी सही है, ये भी हमको पता होना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स आर एब्सोल्यूट एंड कैन नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, ये सही है, फंडामेंटल राइट आर नॉट एब्सोल्यूट, मैंने आपको बताया था ये, तो ये गलत है, तो ओनली 1 and 2 इज द राइट आंसर। देन 18th क्वेश्चन देखते हैं, क्या है ये, डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर नॉन जस्टिशिएबल बट फंडामेंटल इन गवर्नेंस, ये जो स्टेटमेंट है एकदम सही है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है, नॉन जस्टिशिएबल है बट एक फंडामेंटल यानी कि एक बेसिक चीज़ है जिसको मद्देनजर रख के हमें लॉज को बनाना है, तो ये एकदम सही है हमारे पास। सम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वर एडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये भी सही है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑलवेज प्रिवेल ओवर फंडामेंटल राइट, नो इट डज नॉट, ये आपको पता होना चाहिए। हम क्या करके रखते हैं, इन दोनों के बीच में हम लोग बैलेंस बना के रखते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो डीपीएसपी है ना ये प्रिवेल कर जाएगा फंडामेंटल राइट से, तो थर्ड हमारे पास गलत हो गया स्टेटमेंट, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो। नेक्स्ट कम्स 19th क्वेश्चन, फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1976, तो ये स्टेटमेंट जो है ना ये एकदम सही स्टेटमेंट है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था। दीज ड्यूटीज़ आर एनफोर्सेबल बाय लॉ, ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि एनफोर्स्ड बाय लॉ का मतलब ये है कि अगर नहीं फॉलो किया तो कोर्ट में केस हो सकता है, बट फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कोर्ट में एनफोर्स नहीं किया जा सकता है, ठीक है। There are currently 12 fundamental duties. Now you guys tell me, is this correct? ये मुझे आप लोग बताना, ठीक है। Next comes 20th question. The president of India is elected by direct vote of people of India. ये गलत है, तो 1 हटा दो जहाँ जहाँ गलत है। 2 and 3 ये स्टेटमेंट आंसर मिल गया हमको, पढ़ लेते हैं एक बार। द प्रेसिडेंट कैन डिजॉल्व द लोकसभा बट नॉट द राज्यसभा, सही है। द प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच फॉर वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी एकदम सही है।
नेक्स्ट, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ये जो स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट सही है। हमने वाइस प्रेसिडेंट वाला जब चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था तो हम लोगों ने इसको देखा था, तो ये करेक्ट। वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज द प्रेसिडेंट फॉर अ इनडेफिनाइट पीरियड इन केस ऑफ वैकेंसी। ये गलत है, इनडेफिनाइट पीरियड के लिए नहीं होता, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने के लिए हो सकता है। द वाइस प्रेसिडेंट इज ऑल्सो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ये भी सही है, तो हमारे पास ये स्टेटमेंट गलत था। फर्स्ट एंड थर्ड इज द राइट आंसर, तो बी इज द राइट आंसर। देन 22nd क्वेश्चन, द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया। सही है। प्राइम मिनिस्टर इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। गलत है, प्राइम मिनिस्टर इज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। इसके बाद है हमारे पास द प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Then, which among the following statements is incorrect regarding the prime minister powers over minister? The prime minister can ask a minister to resign। ये एकदम सही है, प्राइम मिनिस्टर ऐसा कर सकते हैं बिल्कुल। देन द प्राइम मिनिस्टर एलोकेट्स पोर्टफोलियोज टू मिनिस्टर। ये भी सही है, किस मिनिस्टर को कौन सा डिपार्टमेंट एलोकेट करना है प्राइम मिनिस्टर कर सकते हैं। द प्राइम मिनिस्टर कैन डिसमिस अ मिनिस्टर विदाउट द प्रेसिडेंट्स अप्रूवल। द प्राइम मिनिस्टर एक्ट एज अ लिंक बिटवीन प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब इन दोनों स्टेटमेंट से आपको क्या पता लगा? इफ़ यू आर डाइसी अबाउट दिस स्टेटमेंट, तो इसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, होल्ड पे रख दो इसको। अभी हमने होल्ड पे रख दिया है, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट के बारे में हमें कुछ नहीं पता है अभी, बट नेक्स्ट स्टेटमेंट जैसे ही मैंने रीड किया मुझे पता लग गया ये स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन ए, बी और डी तो सही है, तो ये तो 3 आंसर हो ही नहीं सकते क्योंकि मेरे से इनकरेक्ट पूछा है। तो ऑप्शन सी इज द ओनली ऑप्शन जो बच गया, ये सही है। अब ये क्वेश्चन क्या है, कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर जो है डिसमिस कर सकते हैं एक मिनिस्टर को विदाउट प्रेसिडेंट्स अप्रूवल, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो सी इज द आंसर विच इज करेक्ट। Now, 24th question, which of the following situations allow parliament to legislate on a subject in the state list? अगर आप लोगों ने पढ़ा है वो situation, जब मैंने आपको बताया था कि किन किन मैटर्स पे एग्जैक्टली जो पार्लियामेंट है वो किन के क्या कहते हैं, पार्लियामेंट जो है स्टेट लिस्ट पर कब कब कानून बना सकता है, ये मैंने आपको बताया था। तो इसमें से सही आंसर बताना आपकी ड्यूटी है। अब ये जो मैं आपको बोल रही हूँ ना, आपकी ड्यूटी है, आपकी ड्यूटी है, इसका आंसर कॉमेंट करना है आपको, और एटलीस्ट आप कॉमेंट नहीं करें तो आपके माइंड में इन आंसर्स की क्लैरिटी रहनी चाहिए। बट इन केस अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। Then, which of the following provisions of the constitution can be amended by a simple majority in the parliament? इनमें से किस किस को सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हैं? फंडामेंटल राइट, DPSP, एडमिशन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू स्टेट, इलेक्शन प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए होता है? सिंपल मेजोरिटी। बाय द वे, अगर आपको सारी मेजोरिटीज़ पढ़नी है तो चैप्टर 19 जब मैंने प्राइम मिनिस्टर वाला चैप्टर पढ़ाया था, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही सारी मेजोरिटीज़ के बारे में बता दिया था, ताकि फ्यूचर में जब जब मैं बताऊँ एब्सोल्यूट मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, तो आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि एग्जैक्टली एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मतलब क्या होता है, स्पेशल मेजोरिटी का, सिंपल मेजोरिटी का, इनका मतलब होता क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन प्रेसिडेंट स्टैब्लिश एन इंटर स्टेट काउंसिल टू प्रमोट कॉपरेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट? ये भी मुझे आप लोग बताओगे कौन से आर्टिकल के अंदर होता है, क्योंकि मैंने आपको स्पेसिफिकली कहा था एक शीट बनाने के लिए आर्टिकल्स की, ठीक है। और अगर आपको नहीं पता है तो सर्च करो और फिर उस शीट में इन आर्टिकल को लिखो और ये स्टेटमेंट लिखो इस आर्टिकल से होता क्या है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स कर्टेल द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम बीइंग अ फंडामेंटल राइट? किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से हुआ था, इसका भी मुझे आप ही लोग बताओगे इसका आंसर। अच्छा, ए इसका आंसर नहीं है, मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप ही लोग बताओगे इसका आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द नेचर ऑफ सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशंस इन इंडिया? अब मुझे सेंटर स्टेट के बीच का बताना है, क्या है वो चीज़ जो सही डिस्क्राइब कर रहा है। द यूनियन पार्लियामेंट कैन ऑलवेज ओवरराइड स्टेट लॉ। अच्छा, द यूनियन पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन अ स्टेट सब्जेक्ट ओनली अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस। तो ये तो कर सकते हैं, बट क्या ये ठीक से डिस्क्राइब कर रहा है? बिल्कुल डिस्क्राइब कर रहा है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। स्टेट हैव एब्सोल्यूट लेजिस्लेटिव ऑटोनॉमी इन स्टेट लिस्ट? नहीं, एब्सोल्यूट नहीं है, पार्लियामेंट भी उनके ऊपर कानून बना सकता है। द यूनियन पार्लियामेंट कैन नॉट लेजिस्लेट ऑन अ मैटर्स इन द कॉन्करेंट लिस्ट? कर सकता है, बल्कि यूनियन भी कर सकता है, स्टेट भी कर सकता है। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, The procedure for amending the Constitution of India is borrowed from which country? I was really excited for this question. इसका आंसर ना मुझे आप लोग बताओगे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। अगर किसी का दो ना दो, मुझे इसका आंसर प्लीज़ बताना, आप लोगों को पता है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, which constitutional provisions allows the union government to issue directions to a state to ensure compliance with the parliamentary laws? बताना मुझे कौन से आर्टिकल से हो सकता है, ठीक है। और अगर नहीं पता है सर्च करना, पता लगाना आर्टिकल, फिर उसको शीट में लिखना, ठीक है। इतना करोगे तो आपको याद ही हो जाएगा। अंडर विच आर्टिकल कैन द प्रेसिडेंट इम्पोज प्रेसिडेंट्स रूल इन अ स्टेट ड्यू टू फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी? इसका आंसर भी बताना मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में।
देन ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड अंडर आर्टिकल 359, इनमें से किसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता है? राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये एकदम सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. देन if the ruling party does not have an absolute majority in Lok Sabha, the prime minister is usually, क्या होता है उस केस में? appointed only from राज्य सभा, नहीं. selected by the speaker of लोक सभा, नहीं. a member of the largest party or coalition who can prove majority support, ये एकदम सही आंसर है, मैंने आपको बताया था ये. then 34th question, the constituent assembly was formed based on the recommendations of the CRISP mission, ठीक है. the assembly was not a sovereign body but worked under the British parliament. so ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया ना, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको भी बताया था. फिर है इसके बाद ना क्वेश्चन 35 इज द 42nd अमेंडमेंट एडेड द वर्ड्स सोशलिस्ट एंड सेक्युलर टू द प्रीएम्बल, ये एकदम सही है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने ऐड किया था. द प्रीएम्बल हैज़ बीन अमेंडेड ट्वाइस, ये गलत है, स्टेटमेंट यहीं पे गलत हो जाता है, प्रीएम्बल को सिर्फ एक ही बार अमेंड किया गया है अभी तक, तो ये गलत हो गया. द प्रीएम्बल इज लीगली एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स, ये भी गलत है, प्रीएम्बल इज नॉट लीगली एनफोर्सेबल बाय कोर्ट, तो ओनली ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, तो ओनली 1 पेयर इज करेक्ट. Now question 36, the president has the power to alter the name of a state without parliamentary approval, ये गलत स्टेटमेंट है, पार्लियामेंट के पास वो पावर है. The States Reorganization Act of 1956 organized states primarily based on the linguistic consideration. अब आपको इसकी पूरी स्टोरी पता होनी चाहिए कि क्या एग्जैक्टली हुआ था उस टाइम में, तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है. The creation of a new state requires a constitutional amendment, no it does not require a constitutional amendment, तो only option 1 is the only option which is, नहीं 1 भी तो हमारा गलत ही था, तो only second option is the correct, तो option number B is the right answer. Next, India allows dual citizenship for its citizen, ये गलत है, तो अ फॉरनर कैन एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप थ्रू द प्रोसेस ऑफ नेचुरलाइजेशन, ये सही है, फॉरनर एक्वायर कर सकते हैं. पार्लियामेंट हैज़ एक्सक्लूसिव पावर टू रेगुलेट द प्रोविजंस ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया, ये भी एकदम सही है, ओनली पार्लियामेंट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर सिटीजनशिप रिलेटेड जितने भी मैटर्स होते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट रिस्पॉन्सिबल है, तो सेकेंड एंड थर्ड जो है ना ये हमारा सही है, ओनली 2 इज द राइट आंसर. Next 38, the right to equality includes the abolition of untouchability under Article 17. The right to constitutional remedies under Article 32 allows individual to directly approach the Supreme Court for enforcement of fundamental rights. All fundamental rights are absolute and cannot be restricted under any circumstances. अब आप लोगों का ये काम है इसका आंसर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, ये मैं ऑलरेडी ये सारे स्टेटमेंट्स एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको. अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन था. ओके सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन. आई होप आपको आज का ये सेशन पूरा पसंद आया हो, समझ में आया हो. कोई डाउट है इन केस तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. और ये जो मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चंस दिए हैं ना, कहाँ गए ये, इनका भी आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है. और अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे. जो प्रीवियस नोट्स रह गए थे ना इकोनॉमी के और पॉलिटी के, वो भी मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे अब. और बीच में ना मैं पूरा फरवरी में बहुत बीमार रही हूँ, मुझे टाइफाइड हो गया था बहुत बुरा वाला, सो आई वॉज नॉट एबल टू रिकॉर्ड वीडियोज़, नोट्स, कुछ भी नहीं हो पा रहा था. बट डोंट वरी, अब मैंने एकदम रिकवर कर लिया है, अब आपको डेली लेक्चर्स मिल जाएंगे. मेरी पूरी कोशिश रहेगी, अब मैं जितना ज़्यादा अनप्रोडक्टिव थी ना फरवरी में, उससे कई ज़्यादा प्रोडक्टिव रहूँ मार्च में. आई एम रियली सॉरी. तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो. ये नोट्स चाहिए आपको, ये आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.